बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। नूरा बानो को लिए जल्द ही मजार पर पहुंची थी। उसने अकीदत से चिराग जलाए और एक कोने में बैठ गई, दुआएं करते हुए। बानो के लिए यह मजार नई थी। वो पहली दफा ही गांव के इस मजार में आई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जायजा ले रही थी। मजार के सामने ही बरगद का बड़ा पुराना पेड़ था। उसका मोटा तना खूब फैला हुआ था और उसकी जड़ें जमीन तक लटकती थी। मजार पर आने वाले साइल अपनी अपनी मन्नतों मुरादों के लिए रंगीन कपड़े इधर बांध कर जाते थे। पूरा दरख्त रंगीन और बेरंग कपड़ों से भरा हुआ था। बानो ने खुद को काली चादर में लपेटा रखा था। मजार के बाहर कुछ मलंग भी बैठे हुए थे और कुछ गा रहे थे, तो कभी खामोश भी हो जाते। नूरा मजार के अंदर चिराग लगा आई थी। अब दुआओं में मसरूफ बैठी थी और 2-3 औरतें भी थी। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। बानो भी एक चक्कर लगाकर मजार को देखने का अपना इश्तियाक पूरा कर चुकी थी। अब बाहर आकर चबूतरे पर बैठी थी। ये एक छोटे से गांव की छोटी सी मजार थी, जिसे गांव के लोगों ने आबाद कर रखा था। बानो अपने पैर चबूतरे पर हिलाती हुई बरगद के पेड़ पर बंधे कपड़ों से छमती रोशनी को मनहमाक से देख रही थी। बड़ी बड़ी हल्की बादामी आंखों में भरा हुआ गहरा सा काजल उसकी आंखें कुछ और नुमाया तौर पर खूबसूरत दिखा रहा था। उसकी हल्की गंदमी सुनहरी रंगत धूप की तमाजत से चमक गई थी और काली चादर में लिपटी वो बदली का चांद लग रही थी। तभी उसकी समाज से एक सुरीली से परिंदे की मधुर आवाज टकराई। उसने चौंक कर आवाज की तरफ देखा, फिर आवाज उभरी। बानो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। ये आवाज नई और अनोखी और इंतहाई सुरीली भी थी। बानो को इश्तियाक हुआ कि वो परिंदे को भी देखे जो इस कदर प्यारा बोल रहा है। उसने बेचैनी से इधर उधर देखना शुरू किया। इसी शौक में उसकी चादर ढलक गई और एक लम्हे के लिए उसके काले घने बाल हवा में लहरा गए। चूंकि मजार पर वो नहा कर आई थी, तो बाल ऐसे ही खुले छोड़ दिए थे। परिंदे की आवाज गाहे बगाहे आ रही थी और बानो उसे देखने के लिए मचल रही थी। आखिर उसने वो परिंदा बरगद की निचली डाली पर झूलता नजर आ ही गया। नीले और मोर पंखी रंग के इम्तियाज से खिला हुआ छोटा सा परिंदा बानो को ही देख रहा था और अब एक सुर में गा रहा था। बानो हैरत से हंसने लगी और उसके करीब चली गई। वो परिंदा अपनी गर्दन मटक मटक कर हैरत से बानो को देख रहा था और गा रहा था। उसकी आंखों में बानो का चेहरा बस गया था। बानो हंसती हुई शौक से इठलाती उसकी तरफ बढ़ी। आखिरी बार उन मलंगों ने बानो को हंसते हुए बरगद के बड़े से तने के पीछे जाते हुए देखा था। फिर बानो को गांव में किसी ने नहीं देखा। यूपी शहर में बदायूं से मुल्हिक एक कस्बा आंववाला, जो कि जिला बरेली में पड़ता है, ये एक पुरानी और पुरसुकून बस्ती थी। इस गांव की अपनी कुछ पुरानी रवायात भी थी। इस गांव की अपनी अलग ही तारीख थी और बरगद का पेड़ तो जाने कितनी सदियों से वहीं खड़ा था। इस बरगद के पेड़ के पास ही मजार था, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात भी हाजिरी देने आते हैं। अक्सर मजार पर बिन मौसम फल मिल जाते। कभी मौसम के फलों की भरमार होती थी, कभी बेहतरीन मेवे बढ़ते, अनवां अक़साम की मिठाइयाँ आ जाती, कभी कोई सफेद पोश गुजरता तो कभी कोई बारिश शख्स सदका करता नजर आता। इस मजार की शोहरत भी बहुत थी और लोग डरते भी बहुत थे। शाम से पहले ही मजार वीरान हो जाती थी और कोई जीरू इस तरफ रुख न करता। एक मुसाफिर शख्स ने अपना वाक़ा भी मशहूर कर रखा था कि वो किसी जगह से सफर करते हुए यहाँ आया था और थक कर मजार के पास सो गया। आधी रात को जोर शोर से कुरान और क़िरात पढ़ती हुई खूबसूरत आवाजें आने लगी। वो हैरत से उठ बैठा। मजार पूरी तरह रोशनियों से जगमगा रहा था। लोगों की आमदरफ्त जारी थी। एक सफेद लिबास में मलबूस शख्स उसके पास आए।
जमात ठहरने वाली है, चलिए जनाब, अब उठ ही चुके हैं तो नमाज पढ़ लें, कुछ कुरान की तिलावत भी करें। वो शख्स नरमी से बोला। हैरत ज़दा उस शख्स ने सर हिलाया। उसे आधी रात को ये सब अजीब सा लगा। उसने अपना सामान समेटा और दौड़ता हाँफता कांपता गांव पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छे दिन थे, नमाज पढ़ता तो इनाम देते। कुछ कहते हैं कि अच्छा हुआ कि भाग कर आ गया, वरना तुम्हें अपनी बस्ती ले जाकर गुलाम बना देते। और भी कई किस्से मशहूर थे। ये बात उस वक्त बिल्कुल सच मालूम होने लगी जब इस मजार से बानो गायब हो गई। लोगों का ख्याल था कि उसे जिन्नात ने उठा लिया है, क्योंकि उसे मजार में जाते हुए तो बहुत से लोगों ने देखा, मगर बाहर निकलते फिर किसी ने नहीं देखा। उसकी खूब तलाशी भी की गई, वो बरगद के चबूतरे से ही गायब हुई थी। नूरा हिरासा हिरासा परेशान उसे तलाश करती फिर रही थी। वो अपनी जिम्मेदारी पर उसे लेकर आई थी और बानो यूं अचानक गायब हो गई। जिस तरह वो गायब हुई, इसी तरह वो एक दिन अपने गांव के बने चबूतरे पर खड़ी थी। सब हैरान हो गए कि ये अचानक वापस कैसे आ गई। अम्मा, मुझे एक जिनजादा उसकी बस्ती में ले गया था। क्या खूबसूरत बस्ती थी अम्मा, फूलों से सजी, खुशबू से बसी। मैं तो कभी वापस आती नहीं, लेकिन वो जिनों के राजा जी हैं ना, उन्होंने उस हसीन जिनजादे को खूब डांटा तो वो मुझे छोड़ गया यहाँ। इससे इस्तफसार पर बानो ने कहा। अम्मा ने दहशत से खोई खोई बानो को देखा और उसे लेकर गांव की वाहिद मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गई और सूरत हाल बताई। बानो की रंगत जर्द सी हो गई थी और उसकी आंखें भी सफेद हो रही थी। वो कुछ दिनों से मुरझा गई थी। हाँ बेटी, पूरी बात बताओ। इमाम साहब ने अम्मा की बात पर हैरत से बानो को पूछा। बानो ने वही कुछ गोश गुजार किया जो वो माँ को बता चुकी थी, और कोई बात नहीं हुई। उन्होंने पूछा तो बानो ने नफी में सर हिला दिया। इमाम साहब ने पढ़ने को वजीफे दिए। बानो ने बेदिली से याद किया और घर वापस आ गई। बानो की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। आई गई हो गई मज़दाक किस्सा खत्म हो गया। कुछ ही अरसे के बाद अम्मा ने इमाम साहब के मशवरे पर अमल करते हुए बानो की शादी कर दी। उसके शौहर का नाम अली था। वो एक सीधा सादा रहमदिल मुखलिस शख्स था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अली बानो को पाकर बहुत खुश था। बानो भी अली से बहुत मोहब्बत करती थी, इससे हर तरह से खिदमत भी करती थी, लेकिन कभी कभी उसका ख्याल अपने शहजादी की तरफ भी भटक जाता था। अक्सर वो उससे मिलने भी आता था। शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। वो तो शहजादा है, वो कई शादियां कर सकता है, वही बता रहा था। वो अक्सर अम्मा से कहती और अम्मा डांट दिया करती। बानो की बातों पर खास तवज्जो किसी ने नहीं दी। दिन गुजरते रहे। वक्त का तायर अपनी मखसूस रफ्तार से मसरूफ परवाज रहा। 3 साल का अरसा गुजर गया, मगर बानो की गोद न भर सकी। डॉक्टर हलीमी सारे इलाज करवा लिए। अली इस बात से बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाता था। वो अकलौता ही था और वालिदैन की मौत के बाद कोई उसका वाली वारिस नहीं था। उसे अपने बच्चों का बहुत शौक था और अक्सर बानो से कहता भी था कि इतने खूब बच्चे होंगे कि पूरा घर भर जाएगा। बेटियों से भी उसे बहुत मोहब्बत थी। उसने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। इतने अरमान उसके दिल में मचलते रहते थे बच्चों के लिए कि बानो दुख की आह भरी सांस लेकर रह जाती। कभी भी छोटा बच्चा देखता तो फौरन उसे गोद में उठा लेता। बानो का अपना दिल महसूस होकर रह जाता। बानो, किसी दाना का कौल है कि औरत कायनात की सबसे हसीन शय है, मगर उसका हुस्न उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसकी गोद में एक नन्हा सा फूल खिल जाए। अफसोस, हमें ये खुशी मयस्सर नहीं। खैर, तुम गम न करो, अल्लाह ताला के पास देर तो है, अंधेर नहीं है। क्यों ना हम मजार पर जाकर मन्नत मांगे। अली ने एक दिन उसे मायूसी से कहा तो बानो के दिल को किसी ने रेसा रेसा कर दिया। बानो कुछ कह न सकी। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। उसकी ये देरीना ख्वाहिश थी कि वो माँ बनकर अली की खुशी पूरी करे। हम अल्लाह ताला से अपना हिस्सा जरूर मांगेंगे। वो चाहे तो पत्थरों पर भी फूल खिल सकते हैं। फिर एक माँ की गोद तो पत्थर से 1000 गुना ज्यादा नर्म और शफीक होती है। हमें भी खुशी जरूर मिलेगी। बस अब तो यही सोच मुझे जिंदा रखे हुए है, वरना तो मेरा दिल उचाट सा हो गया है इस दुनिया से। बानो ने ठंडे सांस खारिज करते हुए आह से कहा। तुम गम न करो, सब्र करो, वो बुलंद मर्तबे वाला है, हमारी बात जरूर सुनेगा। अली ने
माहौल की कशीदगी दूर करने के लिए मुस्कुरा कर बानो के आंसू चुन लिए। हाँ, वही रहीम व करीम है। बानो ने भी मुस्कुरा कर अली को देखा। अल्लाह की कुदरत कुछ ऐसी हुई कि अगले माह ही बानो के घर खुशी की नवीद हो गई। वो फूले नहीं समा रहे थे। अली का बस नहीं चल रहा था कि बानो को फूलों के झूले में झुलाए। वो अब पहले से भी ज्यादा उसका ख्याल रखता था। घर के माहौल में भी अचानक तब्दीली आ गई थी। माहौल हमेशा महका महका रहता। बानो के सारे काम खुद ब खुद हो जाते थे। कोई घर पर आ जाए तो सारा सामान तैयार मिलता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हर वक्त किसी की परछाई सी साथ रहती थी। ऐसा महसूस होता कि बानो समझती थी कि वो जिनज़ादा उसे सिर्फ ख्वाबों में ही मिलने आता है और ये कि वो वहम से ज्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं। बानो के लिए सारी बातें हैरान कुन थी। शुरू में तो बहुत बौखलाई परेशान हुई, लेकिन बाद में वो इसकी आदी होने लगी। बानो ने एक सुबह एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। उसे देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह जाता। वो इतना खूबसूरत और गोरा चिट्टा था। इस बच्चे में हैरत अंगेज बात यह थी कि पैदाइशी तौर पर उसके सर पर बालों से बना हुआ छोटा सा मगर निहायत खूबसूरत ताज सा बना हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। कई औरतों ने दांतों में उंगलियां दे दी थी। तमाम गांव में चहमगोइयां होने लगी। कोई इसे खुशकिस्मती गर्दानता तो कोई इसे खुशबख्ती की अलामत करार देता। वो बच्चा परवरिश पाने लगा था। बानो के साथ साथ अब तो अली को भी एहसास होने लगा था कि उनके साथ उसके घर में मजीद लोग भी रह रहे हैं। कभी ऐसी आहटें आती जैसे कई औरतें घर में चल रही हैं। कभी यूं लगता जैसे बहुत से लोग खामोशी से बातों में मसरूफ हैं। कभी रात को सारा घर रोशन हो जाता। कभी ऐसी आवाजें आती जैसे घर में किसी बात का जश्न चल रहा है। कभी बच्चा झूले में अचानक आंखें खोलकर यूं ऐसे हंसता जैसे किसी गैर मरई मुतहरिक हस्ती को देख रहा हो। मगर ये सब नजर की पहुंच से दूर महसूसात थे, जिनका कोई वजूद नहीं था। जब तक इंसान अपनी आंखों से किसी चीज को देखता नहीं था, उसके पुख्ता होने का यकीन नहीं कर सकता। अब जो चीजें और हरकत सिर्फ महसूस होते हैं तो उनको कोई नाम दिया नहीं जा सकता। इसके अलावा घर में हर वक्त मामूर कुन खुशबुएं भी फैली रहती। घर हर वक्त महकता रहता। बच्चे के पास और बानो भी हर वक्त महकती रहती। बानो से कोई मिलने पड़ोसन वगैरह आती तो यही पूछती, बानो क्या छिड़क रखा है तुमने, घर तो बड़ा महक रहा है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छिड़का, आपको वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बानो का हर बार यही सादा सा जवाब था। आने वाले खामोश हो जाते और बच्चे को देखने लगते, जिसका नाम अपने ताज की वजह से ही प्यारे से शहजादा रख दिया गया था। शहजादा सारा दिन मुंह में अंगूठा रखे झूले में पड़ा रहता। अली को बड़ी हैरत होती कि ये कैसा बच्चा है, क्योंकि दिन में अली ने कभी उसे माँ का दूध पीते या सताते हुए नहीं देखा। उमूमन बच्चे रोते या खेलते हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे शहजादा दूध पीने से आरी हो और सिर्फ नींद ही उसकी जरूरत हो। यह भी हकीकत थी कि बानो से जितना करीब लेती वो मचल मचल कर झूले में जाने की जिद करता और झूले में पड़े पड़े माँ को इधर उधर के कामों में मशगूल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता। माँ के पास हर आने जाने वाले को भी वो यूं ही देखता रहता, मगर यूं ही कोई उसकी तरफ देखता तो उसकी आंखें पलक झपकते में बंद हो जाती। इस अली ने अचानक काम से वापसी पर झूले में लेटे नन्हे की तरफ देखा तो बेख्तियार हैरत से चीख पड़ा, बानो, ओ बानो। झूले पर कीमती सजावट थी, जैसे किसी ने सोने चांदी के पत्तों और फूलों से संवार दिया हो। जी, बुलाया आपने? बानो सामने खड़ी थी। अली शदीद हैरत से उसे देख रहा था कि कहाँ उसने सादा लकड़ी का झूला नन्हे के लिए बनवाया था, कहाँ ये सोने चांदी से संवरा झूला चमक रहा था। उस गरीब के पास इतना कीमती झूला सोच में भी नहीं आ सकता था। बानो, ये क्या है? ये झूला तो हमारा नहीं है, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। अली हद दर्जा हैरान और परेशान होकर बोला। वो बेचारा हैरत से बेचैन हो रहा था। मुझे नहीं मालूम, पता नहीं ये कहां से आ गया घर में, यहां तो कोई भी नहीं आया, फिर न जाने ये कौन रखकर चला गया है। बानो धीमे लहजे में बोली। वो खुद हैरान थी और शहजादा बड़े मजे से आंखें बंद किए पड़ा था। क्या बात है बानो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अली ने तशवीश से पूछा। नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। भला इसमें छुपाने वाली क्या बात है? चले हाथ मुंह धो लें, खाना निकालती हूँ। बानो कहती हुई अंदर चली गई। ये बात ऐसी तो नहीं थी कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता।
अली ने झूले पर सजे संवरे पत्ते को निकाला और जेब में रख लिया। खाना भी बहुत लजीज था और ये सब्जी जो वो खा रहा था वो सिर्फ सर्दियों में आती थी और अब तो शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी। बानो की ये सब्जी कैसे और कहाँ से मिली? अब वो सारी बातों पर ध्यान देने लगा तो उसे समझ में आने लगी कि बिन मौसम फल घर में कैसे आ जाते हैं। अनवाउ किस्म के खाने पड़ोसन मुफ्त में क्यों दे जाती है? घर में हर वक्त चहल पहल और खुशबुएं फैली क्यों रहती हैं? ये सारा माजरा क्या है? पड़ोस की औरतें उनके घर आने से कतराने लगी थी और सब घरों में उस घर के अजीब व गरीब माहौल के बारे में बातें होने लगी। अब उसने बानो को गौर से देखा, जो बराए नाम ही खाना खा रही थी। उसकी रंगत जर्द हो गई थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे, उसकी आंखें भी सूजी सूजी सी थी। जब से नन्ना पैदा हुआ था अक्सर बानो की आंखें सुर्खी रहने लगी थी। अली सारी रात सुकून से न सो सका और बानो पूरी रात शहजादे के साथ लगी रही थी। जैसे तैसे उसकी आंख लगी और वो मुर्दा दिल से तैयार होकर काम के लिए निकल पड़ा। बानो, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? सूज गई हैं, सुर्ख हो गई हैं। तुम्हारा रंग वो भी पीला हो रहा है। चलो मैं तुम्हें गांव के हकीम साहब के पास ले चलूं। बानो की हालत देखकर अली को बेपनाह रहम आ गया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आंखों में तकलीफ है इसीलिए सूज रही हैं। फिक्र न करें, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। बानो सफाई पेश करते हुए बोलने लगी। अच्छा चलो खैर, कोई बात नहीं। लेकिन बानो, तुमने एक बात महसूस की है? जब से हमारे घर में मुन्ना आया है कुछ हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा होने लगे हैं घर में। मुझे तो यूं लगता है कि घर में हम तीनों के अलावा भी काफी लोग रह रहे हैं। हर वक्त चहल पहल सी महसूस होती है, दबी दबी बातों की आवाजें कह कहे सुनाई देते हैं। हर वक्त घर अलग अलग खुशबुओं से महकता रहता है और ये झूला सबसे ज्यादा हैरत अंगेज मालूम होता है। अली ने अपने दिल की बात आखिर जुबान से कह ही दी। बानो के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। तुम अपने जहन पर खामखा जोर ना दो, सर में दर्द हो जाएगा। यहाँ पड़ोसी भी बहुत आती जाती होंगी, उनकी आवाजें। मैंने खाना बांध दिया है, तुम जाते हुए याद से ले जाना। बानो ने मुस्कुराकर दिलासा दिया। अली उसको खुश देखकर मुतमईन सा हो गया। गहरी सांस खारिज करके वो भी मुस्कुरा दिया। जो हुक्म बेगम साहिबा, कहता हुआ खाना उठाकर खेतों की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे से रुखसत करके वापस पलट गई। खेतों पर जाते हुए अली को रास्ते में फखरुद्दीन गवाला मिल गया। अली मियाँ, तुम्हारी तरफ 20 सेर दूध के पैसे हो गए हैं, मैंने सोचा बता दूं। 20 सेर दूध? और वो भी मेरी तरफ? एक बात तो बताओ जरा फखरू भाई, तुम नशा तो नहीं करते? अली ने हैरानी से कहा। क्या अली मियाँ, मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया, सिर्फ इतना ही कहा है कि 5 रोज में तुम्हारी तरफ 20 सेर दूध हो चुका है, फखरुद्दीन ने बताया। ओ झलिया, मेरी बीवी क्या रोज दूध में नहाती है जो 5 रोज में 20 सेर दूध मंगवा लिया उसने? अली चिढ़कर बोला। वो तो मुझे पता नहीं, वैसे वो कह रही थी कि छोटे मुन्ने के लिए ले रही हूँ, फखरुद्दीन ने बुरा समूह बनाकर जवाब दिया। 4 सेर दूध वो रोजाना के हिसाब से लेती है। अरे इतना वजन तो मेरे मुन्ने का भी नहीं है। खैर पहले मैं पता करूंगा फिर तुझे पैसे दूंगा, अली कदरे हैरत से बोला और फिर खेतों की तरफ बढ़ गया। यह दर्जा हैरान कुन बात थी कि एक दिन शहजादा 4 सेर दूध पी जाता है। ये तो नामुमकिन सी बात थी। अभी शहजादे को 2 ही माह तो हुए थे दुनिया में आए हुए। इतने छोटे बच्चे को तो ऊपर का दूध भी पिलाया नहीं जाता। ये कैसा कमाल था? उसके जहन में ये सवाल शाम तक खटकता रहा और जब वो घर आया तो बानो से पूछने लगा। बानो, फखरू गवाला कह रहा था कि 20 सेर दूध के पैसे हमारी तरफ हो गए हैं, वो भी 5 रोज में। वो हैरत से बोला। जी हाँ जी हाँ हो गए हैं, बानो घबरा कर हकलाते हुए बोली। ओ बलिए लोके, इतना दूध क्या करती है तू? क्या पानी की जगह सारा दिन दूध ही इस्तेमाल करती हो? अली ने उसके सर पर चपत सी लगाई और मुस्कुराया। वो जी, आधा दूध तो मुन्ने के लिए होता है, आधा घर में इस्तेमाल होता है, बानो नजरें चुराते हुए बोली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो खौफजदा थी कि कहीं अली इस बात से नाराज ना हो जाए। अच्छा ये भी ठीक है, पर एक बात तो बताओ, ये जो अपनी भैंस घर में है इसका दूध कहाँ जाता है? अली ने शोखी से पूछा। बानो बगलें झांकने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
वो सर झुकाए खड़ी रही, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। क्या बात है बानो, क्यों परेशान हो, क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा, तुम फिक्र ना करो, आगे भी किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं, अली ने हमदर्दी से उसे करीब आकर कहा। बानो ने हमदर्दी के दो बोल अपने मजाजी खुदा के मुंह से सुने तो अली के कांधे से लगकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। बानो, क्या हुआ है तुझे? बोल तो सही, क्या हुआ है? वो बानो के इस तरह बिलक बिलक कर रोने पर बौखला गया और हैरत भी हो रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बानो ने हिचकियों के बीच बमुश्किल ये लाइन कही और फिर रोने लगी। कौन मारेगा तुझे? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? अली ने मोहब्बत से उससे पूछा। अली, एक बात तो बताओ, क्या ये मुन्ना अपना ही है ना? बानो ने बहके बहके लहजे में अली को हैरत से देखकर कहा। हाँ हाँ बानो, अपना ही तो है। अली उसकी आंखों की बेयकीनी से दहल कर उसे समझाते हुए बोला। तो फिर मुझे ये क्यों महसूस नहीं होता कि वो बच्चा नहीं है? अली, ये बच्चा नहीं है, ये दूसरे आम बच्चों की तरह माँ का दूध क्यों नहीं पीता? ये मेरा दूध क्यों नहीं पीता? क्यों मुझे ये रातों को उठ उठ कर कहता है कि मुझे दूध पिलाओ, मैं भूखा हूं, मुझे दूध लाकर पिलाओ? बानो इससे पूछ रही थी, तड़प रही थी, बेबसी से झूले पर पड़े शहजादे को देख देख कर खौफ खा रही थी। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? वो कैसे बोल सकता है? वो 2 माह का बच्चा है, वो तो अभी इतना छोटा है। अली ने घबरा कर बहनों को शानों से थाम लिया और तकरीबन झंझोड़ कर कहा, मैं झूठ नहीं कह रही हूं अली, मेरा एतबार करो, वो बोल सकता है किसी बड़े फर्द की तरह। वो रोज मेरी गर्दन पर सवार हो जाता है और दूध मांगता है, ये दूध मैं इसी के लिए लेती हूँ। बानो ने खौफ से झुरझुरी सी ली और आंसू साफ करने लगी। ये तुम क्या कह रही हो बानो, क्या ऐसा मुमकिन है? अली हक्का बक्का बानो से पूछ रहा था। मेरा यकीन करो अली, मैं सच कह रही हूँ। और ये जो झूले में आंखें बंद किए लेटा हुआ है, ये सो नहीं रहा, ये मुस्कुरा रहा है, मेरी बेबसी पर हंस रहा है। ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो हरगिज नहीं है। बानो ने झूले की तरफ इशारा करके हेजानी अंदाज में कहा। बानो की बात सुनकर अली सर पकड़कर बैठ गया। अली का दिमाग पहले ही घर में वकू पजीर होने वाले पुरस्रार वाकयात से माऊफ होकर रह गया था। अब बानो की इस अंधोनाक इंकशाफात ने उसे यकीन दिला दिया कि इस घर में कुछ गैबी मखलूकात ने अपना डेरा डाल रखा है, किसी अनदेखी मखलूक ने इसके घर में बसेरा कर रखा है। बानो अभी तक रो रही थी और अली सोचों में गुम था। बानो, चुप हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, इस तरह रोने से मसला हल नहीं होगा। अली ने उसे तसल्ली दी। फिर हमें क्या करना होगा अली, कहिए, मैं सुन रही हूँ। बानो के दिल का गुबार उतर गया था। वो धीमे लहजे में बोली, तुमने शहजादे में और क्या खास बात महसूस की है या देखी है? अली ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं जब दिन के वक्त कामकाज में मसरूफ होती हूँ तो शहजादा किसी से गुफ्तगू करता है, खेलता है, नाचता है, और रात होते ही वो जाग जाता है और उठकर मेरे सीने पर सवार हो जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी गर्दन पकड़कर धमकी देता है कि मुझे दूध पिलाओ वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा। अली, तुम यकीन करोगे, मैं शहजादे को रोजाना 8 सेर दूध देती हूँ, जो वो एक ही बार में पी जाता है और तभी सोता है। पैदा होने के बाद जब मैंने उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश की तो वो कहने लगा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, मुझे इसमें बू आती है। मैं ये सुनकर सकते में आ गई कि ये कैसे बोल सकता है, ये मेरा बच्चा, अली ये मेरा बच्चा है। बानो की आंखें फिर भर आईं। मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुना है कि 2 माह का बच्चा बोल भी सकता है और 2 माह का बच्चा रोजाना 8 सेर दूध पी जाता है। अगर ये सब बातें कोई और कहता तो शायद मैं कभी यकीन न करता। अली का सर उन बातों की शिद्दत से फटने लगा। उसे हैरत हो रही थी। खुदा की कसम अली, मैंने कोई गलत बात नहीं की। बानो ने सच्चाई से कहा, मुझे लगता है बानो हमारे घर में कोई गैबी मखलूक रहती है और ये बच्चा हरगिज हरगिज इंसान का नहीं हो सकता। अली ने हैरत से कहा, नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है अली, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमारे बच्चे पर किसी का साया हो गया है। बानो ने तड़प कर अली का हाथ थामा। क्या? ओह हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं कल ही इमाम साहब के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। अली ने सर हिलाते हुए कहा।
बानो मुतमईन सी हो गई। अली ने दूसरे ही दिन इमाम साहब से मिलकर बात की और बच्चे के लिए तावीज लेकर आ गया और वो बानो के दोनों हाथों में तावीज रखकर बोला कि ये लो बानो, हमारी मुश्किलात का हल, इसे शहजादे के गले में डाल दो, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। बानो ने तावीज संभाल कर रख दिया और रात होने से जरा पहले ये तावीज शहजादे के गले में डाल दिया। जब बानो ने शहजादे के गले में तावीज डाल रही थी तो वो सो रहा था। तावीज गले में पड़ते ही शहजादे ने पट से आंखें खोली और घूर कर बानो को देखा। ये क्या डाल दिया तुमने मेरे गले में? उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। आग सी लगी है मेरे गले में, उतारो इसे। वो नन्हा सा बच्चा बड़ी रवानी से गुस्से में बोल रहा था। नहीं शहजादे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये तावीज अपने गले में पड़ा रहने दो, तुम ठीक हो जाओगे, बानो ने लाड से पिचकारते हुए कहा। गुस्से में भी उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। बानो की ममता हर पल अपने शहजादे से मोहब्बत के लिए बेचैन रहती थी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इसे उतार लो। शहजादा अपने नन्हे नन्हे हाथ पांव हिलाता तिल मिलाने लगा। जिद ना करो और चुपचाप पड़े रहो, तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। लाड से समझाकर जब बानो थक गई तो बानो ने जरा डांट डपट कर कहा, अच्छा ना उतारो तुम, मेरे अब्बा खुद ही उतार डालेंगे और तुमसे नाराज भी होंगे। शहजादे ने नरोठेपन से कहा, जी नहीं, तुम्हारे अब्बू ही ने ये तावीज मुझे ला कर दिया है, शहजादे के गले में डाल दो, वो हिफाजत से रहेगा। बानो ने मुस्कुरा कर देखा। तुम्हें कौन से बाप ने दिया है ये तावीज? मेरे तो 2 बाप हैं। शहजादे ने नागवारी से बानो को देखा। बानो के पैरों से जमीन खिसक गई। बौखलाकर उसने हैरत से शहजादे को देखा। ये क्या बकवास है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा बाप एक ही है, अली, दूसरा कौन है? बानो ने घबरा कर उससे डांटा और पूछने लगी। मैं उसी दूसरे बाप की बात कर रहा हूँ जो मेरे आसपास ही रहती है और मेरी खिदमत के लिए कनीजों को भेज देता है, शहजादे ने कहा। बानो का मुंह खुला का खुला रह गया। अली की ही बात कर रहे हो ना तुम? बानो ने कहना चाहा। शहजादा बीच में बोल पड़ा, नहीं, अली मेरा हकीकी बाप नहीं है, मेरा हकीकी बाप हम में से है, तुम में से नहीं। तुम बस मेरी माँ हो और कुछ नहीं, शहजादे ने सख्ती से कहा। इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें करता था? बानो दंग रह गई। बानो अचानक अपने ख्वाबों के सिलसिले को याद करने लगी और चकरा कर वहीं झूला पकड़कर बैठ गई। मेरे खुदा, वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी, बानो ने सदमे की कैफियत में कहा। अली के आते ही बानो ने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। बस वो ख्वाबों वाली बात उसे बता न सकी थी। शहजादे की सारी गुफ्तगू उसे कह डाली। बानो की बात सुनकर अली के चेहरे पर परेशानी के साए लहराने लगे। अब तो बानो, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये शहजादा हमारी औलाद नहीं है और ये इंसान भी नहीं है। अली ने गहरी सांस अपने सीने में उतारी। खुदारा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शहजादा वाकई हमारा बच्चा है, मेरा बेटा है वो, बानो ने तड़प कर कहा। वाकई, जो औरत 9 माह तकलीक के अमल से गुजर कर बच्चे को जन्म देती है तो फिर वो कैसे तस्लीम कर ले कि ये बच्चा उसका है ही नहीं या उससे दूर हो जाएगा, या कोई किसी दूसरे की औलाद कहे उसे या उससे दूर करने की कोशिश करे। बानो का हाल भी कुछ यही था। वो अनजाने खौफ से लरज रही थी। अली खामोशी से उसे देख कर रह गया था। वो भी उस बच्चे से इतनी ही मोहब्बत और लगाव रखता था जितना एक बाप अपनी औलाद से रखता है। रात को तकरीबन 12 बजे अली को यूं महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने झंझोड़ा हो। उसने आंखें खोल ली। उसके नजदीक की परेशान हाल सुर्ख आंखें लिए बानो खड़ी थी। वो तेजी से घबरा कर उठ बैठा। तुम ठीक हो ना बानो? क्या हुआ तुम्हें? वो पूछने लगा। गहरी नींद से जागने पर उसका जहन अभी बेदार नहीं था। अली, वो उठ गया है और उसने दूध की फिर से फरमाइश की है। मैं दूध लेने बावर्ची खाने में गई तो वहां सारा दूध गिरा पड़ा है, मगर अली वो दूध की जिद कर रहा है, उसे दूध दिया जाए वरना वो मेरा खून पी जाएगा। और अली, वो बहुत गुस्से में है, वो बेहद खौफनाक नजर आ रहा है। शायद वो मेरा खून भी पी जाता, मगर मैं उसे कमरे में बंद करके इधर आ गई हूँ। अली, मुझे बचा लो, बानो कहकर सिसकने लगी। वो मारे खौफ के लरज रही थी। या खुदा, ये कैसी मुसीबत गले पड़ी है। अली बानो की बात सुनकर परेशानी में सर पीटता हुआ बोला, नहीं अली, वो मुसीबत नहीं, हमारा बेटा है। बानो बेचारगी से सहन कर बोली, मेरी भोली और मासूम बानो, तुम खुद सोचो, जो बच्चा तुम्हारा खून पीने को तैयार हो जाए वो तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? अली ने बेबसी में बानो को कहा, वो जरूर जिन्नात का बेटा है, हमारा बेटा नहीं। वो इंसान भी नहीं है बानो। क्या इंसानी बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं?
علی نے بانو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ بانو، تم روتی کیوں ہو؟ اچھا ایسا کرو، میرے پاس سو جاؤ، میں سویرے ہی دودھ لا کر دوں گا، اسے پلا دینا، علی نے پیار سے کہا۔ مگر علی، شہزادے کا کیا بنے گا؟ میں تو اسے کمرے میں بند کر کر آئی ہوں۔ بانو کو شہزادے کی تشویش ستانے لگی۔ پڑے رہنے دو اسے وہیں، اب صبح کمرے میں دودھ لے کر ہی جانا، علی نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے وہیں لیٹ گئی۔ صبح بانو دودھ لے کر کمرے میں گئی تو حسب معمول جھولے میں لیٹا تھا۔ بانو کی آہٹ پا کر اس نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اتنی دیر بعد آئی ہو تم؟ ابھی تو میرے سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے، بڑی عجیب ماں ہو تم، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ رات جو تمہارا دودھ تھا وہ گر گیا تھا، اب نیا دودھ لائی ہوں، بانو نے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ لاؤ مجھے تو، اور مجھے اٹھا کر باہر لٹا دو، بڑی گرمی ہو رہی ہے یہاں، وہ بولا اور دودھ کا برتن منہ سے لگا لیا۔ جب اس نے برتن علیحدہ کیا تو برتن پورا خالی تھا۔ شہزادے نے وہ برتن کسی معمولی کھلونے کی طرح اچھالا۔ بانو نے برتن پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا۔ علی باہر چھپا دروازے کی جھریوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ علی یہ تمام منظر اور اس ننھے سے بچے کو بولتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ بانو شہزادے کو اٹھا کر دروازے کی طرف آئی تو وہ جلدی سے کھسک گیا۔ بانو نے شہزادے کو دالان میں لٹا دیا۔ علی کے لیے سارے واقعات حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی تھے۔ بس وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کس طرح سے اس مخلوق سے پیچھا چھڑائیں۔ تعویذ بھی دوسرے ہی دن غائب ہو گیا تھا، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، گرمی بہت پڑ رہی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے گرمی میں شدت آ رہی تھی۔ اب بانو اور علی کمروں میں سونے کے بجائے دالان میں سونے لگے۔ گھر گرمی میں بہت زیادہ تپنے لگا تھا۔ گاؤں کے کافی لوگ بھی اپنی چھتوں پر سونے لگے۔ آج جو گرمی پڑی تو علی بلبلا کر رہ گیا۔ بانو آج چھت پر سونا پڑے گا، پڑوسیوں کو بتلا دو، وہ میرے ساتھ مل کر 2-4 چارپائیاں چھت پر رکھوا دیں گے، جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ بانو نے سر ہلا کر رہ گئی۔ علی کچھ ہی دیر بعد پڑوسی کو بلا لایا اور دونوں نے مل کر 2 چارپائیاں چھت پر چڑھا دی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، گرمی سے تو کچھ چھٹکارا ملے گا، علی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ علی نے سر شام ہی بستر اوپر پہنچا دیا۔ گھر کے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر وہ دونوں ہی شہزادے کو لے کر چھت پر چلے گئے۔ صبح سے ہی آسمان پر سفید بادل تیر رہے تھے اور شام کو ان کی جگہ کالے بادلوں نے لے لی، جن کی وجہ سے گھٹن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور گرمی سے بے چین ہو رہے تھے۔ نصف رات تک یہی حالت رہی۔ اس کے بعد اچانک ہی موسم نے پلٹا کھایا، بادل گرجنے اور برسنے کا اعلان کرنے لگے۔ بانو جاگ جاؤ، موسم خراب ہے، ہمیں نیچے اترنا پڑے گا، بارش ہونے والی ہے۔ علی نے جلدی سے بستر چھوڑتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن ان چارپائیوں کو کون نیچے اتارے گا؟ بانو بیدار ہو کر موسم دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ تم ایسا کرو، چھت پر یہیں رہو، میں نیچے جاتا ہوں، تم کسی نہ کسی طرح چارپائیاں نیچے لٹکانا، میں اتار لوں گا۔ علی نے جھٹ پٹ کچھ بستر سمیٹا۔ میں نہیں پکڑ سکتی، یہ کافی وزنی ہے، مجھ سے اٹھائی نہیں جائیں گی، بانو نے فوراً کھڑے ہو کر کہا۔ اسی لمحے بارش شروع ہو گئی۔ بانو تم کوشش تو کرو، میں نیچے جا رہا ہوں ورنہ بستر بھیگ جائیں گے۔ علی نے جیسے تیسے آیا، بستر لپیٹے اور نیچے کی طرف دوڑ پڑا۔ علی شہزادے کو تو لیتے جائیں ورنہ یہ بھیگ جائے گا، بانو زور سے چیخی، لیکن علی جا چکا تھا۔ بارش نے تیزی پکڑ لی، بستر چارپائیاں بھیگنے لگیں۔ اچانک شہزادے نے آنکھیں کھولی۔ مجھے چھوڑ دو، میں یہ تمام بستر نیچے پہنچا دیتا ہوں، شہزادہ جو بانو کی گود میں بیٹھا تھا بول پڑا۔ بانو نے حیرت سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادہ بستر سے چھلانگ لگا کر پھرتی سے چھت کے کنارے جا کھڑا ہوا اور اسی لمحے حیرت انگیز طور پر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے چارپائیوں کے پائے بس چھو لیے اور اس طرح اٹھا کر چارپائیاں نیچے لٹکا دی اور ہکا بکا کھڑے علی سے مخاطب ہوا۔ یہ لو پکڑو۔ علی جیسے خواب سے جاگا تھا، اسے چارپائیوں میں سے ایک ایک کر کے اتاری۔ اس طرح شہزادے نے سارا بستر بھی پلک جھپکتے میں اتار لیا اور پھر بانو جو لرزتی کھڑی تھی اس سے مخاطب ہو کر بولا، آؤ امی تم بھی آؤ، تمہیں بھی نیچے اتار دوں، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی اسے پکڑ کر ہاتھوں نیچے لٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ لمبے ہو کر زمین تک پہنچ گئے تھے۔ بانو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ بانو کو اتارتے ہی وہ بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ اب وہ سب سامان سمیٹ کر برآمدے میں موجود تھے۔ علی کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے اور وہ پریشان کی سہ چور نظروں سے شہزادی کو دیکھ رہا تھا تو انجان بنا آنکھیں موندے پڑا تھا۔ آج کے حادثے کے بعد تو کسی شک کی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہرگز ہرگز انسان کا بچہ نہیں ہے۔ بانو نے اس معاملے میں بات کرنا بیکار تھا، وہ ممتا کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی۔ بس اسے شہزادہ چاہیے تھا، وہ جیسا ہے جو ہے بس اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔
یہی اس کے دل و دماغ میں چلتا رہا۔ وہ شہزادے کے ساتھ رہنے کے لیے ہر دکھ تکلیف اٹھانے کو تیار تھی، اور اس کا خون بھی پی لے تو تب بھی تیار تھی۔ مامتا نے بانو کو اندھا کر رکھا تھا، اور یہی مامتا سے وہ علی کو بھی کسی اقدام سے روک لیتی تھی۔ بانو کو اس سے کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ جنات سے قبل تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کا بچہ ہے۔ بانو نے ایک بار پھر بستر لگا دیا۔ باہر زور سے بارش ہو رہی تھی، موسم اچانک ٹھنڈا ہو گیا۔ اب سو جائیں، کیا سوچنے بیٹھ گئے؟ پہلے ہی کافی نیند خراب ہو گئی ہے، بانو نے پیار سے مخاطب کیا تو وہ اسے دیکھتا ہوا بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے۔ بانو، گھر اور شہزادہ اس کی زندگی کی جمع پونجی تھے، ان کے بغیر اس کی زندگی محال تھی، اس کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا ذہن کسی اچھے اور عملی طور پر طاقتور عامل بابا کے بارے میں سوچنے لگا، جو اسے مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں۔ رات اسے سوچ میں گزر گئی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر منصوبے تخلیق کر رہا تھا۔ صبح تڑکے ہی وہ امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نماز کے بعد درس لے رہے تھے، وہ بھی شامل ہو گیا۔ جب فارغ ہوئے تو تنہا رہ گئے اور علی کے قریب آئے اور ان سے کہا، امام صاحب، میں مصیبت کا مارا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ اور پھر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ اس کے گوش گزار کر دیے، جنہیں سن کر امام صاحب کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں نمودار ہو گئیں۔ علی میاں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کروں، اسے بھگا دوں یا ہلاک کروں، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے بتائے ہوئے واقعات اسے کسی نرمی کا مستحق نہیں قرار دیتے۔ کچھ دیر بعد امام صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ علی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بانو شاید اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرے، اسے اب بھی پیار ہے اس شہزادے سے، علی نے کہا۔ وہ مامتا کی ماری پاگل ہو گئی ہے۔ خیر، میں تمہیں کل تک اس کا کوئی حل بتاؤں گا، امام صاحب نے کہا تو علی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں اسے عارف سنار ملا، وہ شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے پاس علی نے وہ سنہری جھولے والی پتی دی تھی۔ وہ جانچ پڑتال کر کے بتایا کہ یہ کس دھات کی ہے۔ علی میاں، خالص سونا ہے، پورا خالص اور نمبر 1 کا سونا ہے۔ عارف نے اسے اس کی وہ سنہری پتی واپس دیتے ہوئے کہا۔ علی حیران ہو گیا، اتنا سونا چاندی سے بنا سجا سجایا جھولا؟ وہ حیرت سے غوطے کھا رہا تھا۔ گاؤں میں یہ خبر اب تک پوری طرح مشہور ہو گئی تھی، ان کے ہاں جن کے بچے نے جنم دیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ چونکہ شہزادہ جب رات کو چارپائیاں اور سامان علی کو دے رہا تھا تو پڑوسیوں نے یہ سب اتارتے ہوئے دیکھ لیا۔ پورا گاؤں خوفزدہ ہو گیا اور لوگ علی اور بانو سے بھی کترانے لگے۔ شام کو علی گاؤں کی عجیب سی صورتحال دیکھ کر نڈھال ہو کر گھر پہنچا تو شہزادہ جو منہ میں انگوٹھا ڈالے سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری طرف سے بہت پریشان ہو اور مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے ہو، لیکن پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ تمہارا یہ انتہائی قدم تمہارے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو مجھے اپنے خاندان کا یہ ایک فرد سمجھو، میں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں، اور اگر چاہو تو تمہیں حاکم بنا دوں اور محکوم بھی۔ شہزادہ نہایت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، علی نے گھبرا کر کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی۔ خیر، ہم ماں کے بارے میں غلط نہیں سوچتے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی حرف۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔